बदायूं में नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। दावा है कि उसके गले में ब्रेसलेट का एक मोती फंस गया। वहीं कासगंज में पानी से भरी बाल्टी में गिरने से एक 1.5 साल के मासूम की भी जान चली गई। स्कूल में बच्चों के साथ अनहोनी, ब्रेसलेट का मोती बन गया काल, मासूम की दर्दनाक मौत। बदायूं के एक स्कूल के अंदर ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जहां एक बच्ची के साथ स्कूल का स्टाफ नजर आ रहा है। बच्ची की चाल से लग रहा है कि वो मुश्किल में है। स्कूल का स्टाफ उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में बच्ची जमीन पर गिर जाती है। स्कूल में हड़कंप मच गया। इसके बाद बच्ची के परिजनों को सूचना दी गई। आनन फानन में उसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर बच्ची की जान नहीं बचा सका, क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। स्कूल प्रिंसिपल का दावा है कि बच्ची ने हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ था। ब्रेसलेट का मोती बच्ची के गले में अटक गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी। उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिससे उसकी जान चली गई। 5 साल की बच्ची नर्सरी में पढ़ती थी। सुबह उसके परिजन उसे स्कूल छोड़कर आए थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि अब वो घर कभी नहीं लौटेगी। थोड़ी देर के बाद भाई क्लास में बैठने के बाद में लगभग 11 बजे के बाद इसकी तबीयत बिगड़ गई, अचानक से बिगड़ने लगी। तो जब टीचर ने देखा तो देखा कि वो ब्रेसलेट के मोती वहाँ बिखरे पड़े हुए हैं, और वो मोती जो है उसमें चला गया है, बिंड पाइप में चला गया था। ये बात टीचर को बताई एक पास बैठी हुई बच्ची ने कि मैडम इसने मोती निगल लिया है, इसके हाथ में ये था। वो मोती सुरक्षित करके हमने रख लिया है, इंस्पेक्टर साहब को दे दिए हैं। उगैनी गांव की रहने वाली बच्ची तापसी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। बच्ची के पिता ने बताया कि वह सुबह उसे स्कूल छोड़ने गए थे। लंच भी ले गई थी। उसे ना तो बुखार था, ना ही किसी प्रकार की बीमारी। तभी अचानक स्कूल से फोन आया कि बच्ची की हालत खराब है। अगर बच्ची की मौत ब्रेसलेट के मोती से हुई है, तो ये घटना हर माता पिता के लिए सबक है। परिजनों ने स्कूल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। की है परिवार वाले नाराज थे, तो हमने कहा देखो ये जो घटना घटी है दुर्भाग्यवश घटी है, और हमारे पास में सीसीटीवी के सारे फुटेज हैं, कैमरे हमें हर हमेशा ऑन रहते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं हमारी। तो हम ये चाहते हैं ये पोस्टमार्टम पे हैं, जाएंगे पोस्टमार्टम कराएंगे, ये कह रहे हैं, तो हमारी सहानुभूति भी साथ है, बच्चा हमारा भी है। वहीं कासगंज से भी एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ 1.5 साल का मासूम खेलते खेलते पानी से भरी बाल्टी के पास चला गया। 20 लीटर वाली बाल्टी में पानी भरा हुआ था। दावा है कि इसी दौरान बच्चा बाल्टी में झांकने लगा। संतुलन बिगड़ने की वजह से वो बाल्टी में गिर गया। हादसे के वक्त बच्चे के पास कोई नहीं था। अगर कोई होता तो ये हादसा नहीं होता। बच्चे की मां घर के काम में व्यस्त थी। जब काफी देर तक बच्चे की आवाज सुनाई नहीं दी, तो उसकी मां उसे ढूंढने लगी। जब बाथरूम के पास गई तो बच्चे की मां के होश उड़ गए। बच्चा बाल्टी में मुंह के बल गिरा हुआ था। उसे बाल्टी से बाहर निकाला गया, लेकिन उसका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था। इसके बाद घर के दूसरे सदस्यों को पता चला। आनन फानन में उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा सके, क्योंकि उसकी पहले ही जान जा चुकी थी। 1.5 साल का चिराग घर में सबसे छोटा था, लेकिन एक अनहोनी ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। उसके जाने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। औरैया में जिस लड़की के नागिन बनने का दावा हो रहा है, वो बार बार अपने बयान बदल रही है। पहले उसने शादी करने की बात बताई, और अब कह रही है कि उसे नहीं पता कि वो लड़के के साथ कैसे चली गई। पहले नागिन की कहानी बनी। जिस रीना के बारे में नागिन बनने का दावा किया, उसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपने प्रेमी के साथ शादी की बात बताने लगी। पहले रीना कुछ ऐसा बोल रही थी, जिसमें वो कह रही थी कि अब घर नहीं जाएगी, क्योंकि उसने शादी कर ली है। ये लोग सब परेशान कर इसलिए कि क्योंकि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। मेरा मन था मैं इनसे शादी करूँ, और मैंने भी इनसे बोला कि मैं आज चलो मैं शादी कर, तो वो खुद मैंने उनसे जबरदस्ती की शादी करो, तो मैंने शादी कर ली। ये फोटो
आप देख सकते हो, ये देखो मैंने खुद की अपनी मर्जी से शादी, कोई इसमें किसी का हाथ नहीं है, बस मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। और प्लीज उन लोगों को टॉर्चर मत किया जाए, बस मैं यही चाहती हूँ बस। लेकिन अब रीना की कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया है। रीना कह रही है कि उसे पता ही नहीं कि उसकी शादी हो गई। वो कैसे लड़के के साथ गई ये भी उसे नहीं मालूम। वो बस अपने घर जाना चाहती है। मैं अपने घर पे जाना चाहती हूँ, जबरदस्ती लोग आ जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। तो आपने क्या बयान दर्ज कराए हैं? हमें बस घर पे जाना, बस कहीं नहीं जाना। और वो जो लड़का था जिसके साथ आप गई थी, कैसे गई थी? मुझे नहीं पता, मुझे याद ही नहीं है। ये लोग मुझे मारते कूटते थे, तो मुझे घर पे जाना, बस लड़के के साथ नहीं जाना है? नहीं जाना किसी के। जाहिर है रीना रोज अलग अलग बातें कर रही है। ये किसी का दबाव है या फिर रीना की कोई परेशानी। अपने प्रेमी से उसने शादी का दावा किया था। कानपुर में आर्य समाज मंदिर में शादी की बात बताई, परिजनों से परेशान ना करने की अपील की थी। लेकिन इतनी जल्दी आखिर क्या हुआ कि रीना अब उसे छोड़कर अपने परिजनों के पास जाना चाहती है। सिंगनपुर और उसके आसपास के गांवों में इन दिनों रीना की चर्चा आम है। रीना के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने रीना को जिला न्यायालय में पेश किया तो कोर्ट में बयान देने के बाद रीना ने बताया कि वो अपने घर जाना चाहती है। दावा है कि सिंगनपुर गांव की रीना का गांव के ही युवक से प्रेम प्रसंग था। उसके परिजन कहीं और शादी तय कर रहे थे, जिससे वो नाखुश थी। सुबह जब परिजन उसके कमरे में गए तो उसके बिस्तर पर सांप की केंचुली रखी हुई मिली। इसके बाद गांव में खबर फैल गई कि रीना नागिन बन गई है। पुलिस भी सूचना मिलने के बाद गांव आई, लेकिन जांच पड़ताल में पता चला कि वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। अब रीना ये भी कह रही है कि उसके सपने में सांप आता था। सांप की केंचुली उसने नहीं, उसके परिजनों ने रखी थी। मतलब मेरे साथ में सांप तो लेटता था। मैंने पूरी फैमिली को अपनी बता रखी है कि मतलब सांप लेटता, मुझे दिखाओ ये वो, पर कोई दिखाई नहीं रहा था। तो मतलब एक मैंने केचली थी जो सांप ने निकाली थी, और दो पता नहीं कहाँ से आई हैं, ये नहीं पता। तो ये रख के गई थी आप क्या केचली? नहीं, मैं नहीं रख के गई थी। ये वाली है ही नहीं, मतलब जो मैंने दी थी वही है। तो मतलब ये वाली नहीं जो अभी फोटो में दिखा रही है। तो ये कहाँ से आई केचली? मुझे क्या पता, तो घर वालों से पूछो। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रीना के घर और गांव में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। औरैया से दिनेश शाक्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। रामपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है जो शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली है। एक स्कूल के प्रिंसिपल पर बच्चों के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। इसके बाद स्कूल में पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। शिक्षा के मंदिर में गंदी बात, प्राइवेट पार्ट छूने का आरोप, पेरेंट्स ने प्रिंसिपल की ली क्लास। रामपुर का वो स्कूल जहां पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ये सोचकर भेजा था कि उनका भविष्य संवरेगा, लेकिन प्रिंसिपल की एक हरकत ने स्कूल की छवि को दागदार कर दिया। आरोप है कि स्कूल का प्रिंसिपल बच्चों के प्राइवेट पार्ट को छूता था। स्कूल में इस तरह की कई घटनाएं हो रही थी। बच्चों ने अपने माता पिता से शिकायत कर दी, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। बच्चों के पेरेंट्स ने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्कूल में अपने ऑफिस में बैठे प्रिंसिपल को बच्चों के माता पिता ने घेर लिया। जिन बच्चों के साथ छेड़खानी हुई थी उनसे प्रिंसिपल के काले कारनामे पूछे गए। प्रिंसिपल की गर्दन फंस चुकी थी। जब पेरेंट्स उससे सख्ती से सवाल कर रहे थे तो वो भी सच उगलने लगा। पेरेंट्स का गुस्सा यही नहीं थमा, उन्होंने प्रिंसिपल के साथ मारपीट भी कर दी। स्कूल में करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। मामला थाना भोट क्षेत्र के सेंट फ्रांसिस स्कूल का है। दावा है कि अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती थी तो प्रिंसिपल उन्हें अपने कमरे में बुलाता और बैड टच करता था। आरोप है कि विरोध करने पर बच्चों की पिटाई भी करता था। साथ ही बच्चों को धमकाता था कि अगर घर में किसी को बताया तो कड़ी सजा मिलेगी। स्कूल में बच्चों के माता पिता के हंगामे के बाद पुलिस भी पहुंची। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आज भोट में स्थित एक विद्यालय के कुछ लोग आए और उन्होंने वहां के प्रधानाध्यापक पे आरोप लगाया कि वो बच्चों के साथ अवांछनीय कृत्य करते हैं। इस चीज को लेकर के तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको प्रधानाचार्य को भी रक्षा में लिया गया।
घटना ने स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भरोसे के साथ भेजते हैं, लेकिन रामपुर के स्कूल की यह घटना भरोसे को हिलाती है। शिक्षा के मंदिर में अगर बच्चे सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। रील का चस्का कभी कभी भारी पड़ जाता है। राजधानी दिल्ली में एक लड़की रील बना रही थी, लेकिन इसी दौरान वो नाले में गिर पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। रील की खुमारी पड़ गई भारी। आराम से जुगिनू खींच लो भाई साहब, थोड़ा ऊपर न होगा। नाले में गिर गई लड़की, पुलिस आई, जान बचाई। दिल्ली के नजफगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ये लड़की नाले में गिर गई, वो भी रील के चक्कर में। युवाओं में रील बनाने का इतना क्रेज है, कई बार वो अपनी जान मुश्किल में डाल देते हैं। यहाँ भी इस लड़की के साथ ऐसा ही हुआ। सोशल मीडिया पर रील बनाने का चस्का अब जान पर भारी पड़ने लगा है। ये लड़की रील बनाने के लिए जुनून में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही वो नाले के नजदीक पहुंची, उसका संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते वो नाले में जा गिरी। इसके बाद तो शोर शराबा शुरू हो गया। उसके साथियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे नाले से कैसे बाहर निकाला जाए। अफरा तफरी के माहौल के बीच गनीमत रही कि पास ही मौजूद दिल्ली पुलिस के जवान फौरन हरकत में आए और बिना वक्त गवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। खींच लो भाई साहब, थोड़ा ऊपर न होगा। रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश हुई। बड़ी मशक्कत करने के बाद उसे गंदे नाले से सुरक्षित बाहर निकाला गया। रील बनाने की कोशिश कई बार जानलेवा होती दिखी है। चंद लाइक्स और व्यूज की खातिर यह घटना उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अपनी सुरक्षा को ताक पर रख देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई का महाकुंभ लगा हुआ है। 20 फरवरी तक चलने वाले इस समिट में इनोवेशन, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी का संगम दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत मंडपम पर एआई के जरिए तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी लगी है। इस बार एक स्मार्ट मेडिकल डिवाइस लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस एआई डिवाइस के जरिए पेट से जुड़ी बीमारियों को आसानी से और समय रहते पहचाना जा सकता है। इसी तरीके की डिवाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि एब्डोमिनल जो डिवाइस है वो कहीं जो पेट की तमाम। हमारे साथ में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर संध्या अरुण जी हैं। मैम, ये बताइए कि क्या ये डिवाइस है, क्या अभी इसका इस्तेमाल पहले से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने एआई जो सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी, वो तो सुना है क्योंकि बहुत जगहों पर हो रहा है। ये कैसे अलग है? हाँ, ये तो रोबोटिक सर्जरी नहीं है। हाँ। ये एक स्कैनर है जिसमें एआई एम्बेड हुआ है और इस स्कैनर द्वारा इंटेलिजेंटली पकड़ सकते हैं कि बीमारी कहाँ पर हो सकती है। और ये रिपोर्ट हम डॉक्टर को भेज सकते हैं और एआई उस रिपोर्ट को पढ़कर डॉक्टर को बता सकता है कि ये ऑब्जर्वेशंस है, ये रिकमेंडेशंस है और ये बीमारी हो सकती है। एआई समिट में खास रोबोटिक डॉग दिख रहा है। ये स्मार्ट डिवाइस तकनीक का शानदार उदाहरण है। दावा है कि स्मार्ट डॉग तेल कंपनी और जोखिम वाले इलाके में इंसान का काम करने में सक्षम है। साथ ही ये एआई डॉग तेल कंपनियों में अच्छे और खराब तेल की पहचान करने में मदद करता है। इस पाइप को डिफेक्ट के साथ लगाया गया है और ये टीजे डॉग जो है वो अंदर गया है, अंदर जा रहा है और इसका डिफेक्ट हम आपको इधर दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस पाइप में डिफेक्ट है। और ये देखिए टीजे डॉग अंदर चला गया। अंदर पहले दिखाएं, थोड़ा सा अंदर टीजे डॉग ये जा रहा है। देखिए अभी क्योंकि ये इसको कंट्रोल किया जा रहा है, टीजे डॉग अंदर जा रहा है और वो पाइप के पास पहुंचा, वहाँ पाइप के पास पहुंचा, वो जाकर दिखाएगा इस पाइप के डिफेक्ट को। वो खोज रहा है, ये खोज रहा है टीजे डॉग और इस पाइप में जहाँ डिफेक्ट होगा देखिए वो डिफेक्ट को पता कर चुका है और यहाँ वो डिफेक्ट दिख रहा है। ये देखिए वो डिफेक्ट देखकर आपको जो भी काम करना है वो आप इसको करेक्ट। समिट में एक स्मार्ट रोबोट फिल्मी गानों पर ठुमके लगाता नजर आया। ये रोबोट सिर्फ डांस ही नहीं करता, देसी अंदाज में लोगों से नमस्ते और हाथ भी मिलाता है।
ये माना जाता है कि भारत में टेक्नोलॉजी को तेज़ी से अडॉप्ट करके AI डिफ्यूजन के माध्यम से पॉपुलेशन स्केल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है। VCs का बहुत इंटरेस्ट है, मोर देन $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने की अपेक्षा है ओवर नेक्स्ट 2 years, और मोर देन $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने की अपेक्षा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में जारी AI समिट की तारीफ की, कहा कि भारत की ताकत दुनिया देख रही है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के CEO अभिषेक सिंह का कहना है कि ये सम्मेलन पहले के AI सम्मेलनों से अलग है। AI में नया काम हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, भारत में हो रहा है, वो सबके सामने लाता है। किस तरह से हम AI का उपयोग करके किसानों को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, छोटे उद्यमी को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, वॉइस के माध्यम से सर्विस कैसे दे सकते हैं, उसको। इस हाईटेक समिट में इनोवेशन, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी संगम दिख रहा है। दुनिया भर से टेक कंपनियां शामिल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में PCS 2024 मेंस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू चल रहे हैं, जिसमें कि कैंडिडेट्स ने बताया कि उनके करंट अफेयर समेत दूसरे सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद चर्चा में आए नीले ड्रम पर भी सवाल था। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के ऑफिस में PCS के 887 पदों के लिए इंटरव्यू किए जा रहे हैं। मेंस परीक्षा में सफल कैंडिडेट के सोमवार से इंटरव्यू शुरू हो गए। इंटरव्यू के लिए आयोग ने 6 बोर्ड बनाए हैं। एक बोर्ड में 4 से 5 एक्सपर्ट शामिल किए गए हैं। PCS के इंटरव्यू में करंट अफेयर से कई सवाल पूछे गए, जिनमें SIR, अरावली की पहाड़ी, अंतर्जातीय विवाह और प्रशासनिक फैसलों से जुड़े प्रश्न पूछे गए। हालांकि चर्चाएं ये भी हैं कि इंटरव्यू में नीले ड्रम के बारे में भी सवाल किए गए। मेरठ का सौरभ हत्याकांड जिसे कोई नहीं भुला सकता। सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की हत्या करके उसके शव के टुकड़े नीले ड्रम में भर दिए थे। इस वारदात के बाद से नीला ड्रम सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। वहीं इंटरव्यू पैनल में कैंडिडेट से 15 से 20 मिनट तक सवाल पूछे जा रहे हैं। कैंडिडेट के मुताबिक उनसे एकेडमिक बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट से सवाल पूछे गए। साथ ही गवर्नेंस से जुड़े सवाल भी शामिल थे। AI समिट को लेकर सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मेरठ के बहुचर्चित मुस्कान नीले ड्रम हत्याकांड को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। तमाम ऐसे मामलों में सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछे गए हैं कि अगर किसी तरह की सिचुएशन आती है, प्रशासनिक दक्षता में किस तरह से निर्णय लेंगे, इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। आजमगढ़ के छात्र नवनीत ने बताया कि उनका इंटरव्यू 20 मिनट तक चला। ट्रांसपोर्ट की समस्या और महिलाओं की शिक्षा को लेकर सवाल पूछे गए। इसके अलावा कई और दूसरे सवाल भी थे। उन्होंने पूछा कि मतलब आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया कि PhD कर रहा हूँ। तो PhD का टॉपिक उन्होंने पूछा, वो मैंने बताया। फिर उसके बाद चूँकि ज्योग्राफी से था तो ज्योग्राफी से रिलेटेड उन्होंने करंट के मुद्दे पूछे, टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। बाकी फिर करंट का अदर क्वेश्चन पूछा जो मेरे टॉपिक से हटके था। अच्छा, ज्योग्राफी में आपका चूँकि सब्जेक्ट है, उससे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या सवाल ऐसे थे जो कंटेम्प्रेरी हैं उस पर जो है ज़्यादा फोकस किया? कंटेम्प्रेरी जैसे AI समिट हो रही है तो उन्होंने ये पूछा कि आप PhD कर रहे हो, तो ये बताइए कि AI का यूज आप कैसे करोगे PhD में, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं और निगेटिव्स क्या हैं, कि उसका दुरुपयोग जो हो रहा है आप उसको बताओ। तो मैंने उसको बताया। फिर उन्होंने बताया कि आप इसको कैसे रेगुलेट करोगे, नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है जो इस समय यूज हो रहा है साहित्यिक चोरी पकड़ने के लिए, उसको मैंने बताया उनको। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो ट्रांसपोर्ट की क्या क्या समस्याएं हैं, इसके साथ ही महिलाओं के शिक्षा के विकास के लिए प्रश्न पूछे गए। सर, तीसरा सवाल यह पूछा गया कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके काल को बताइए, था वो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं वर्तमान की सभ्यता से कैसे जुड़ी है वर्तमान की स्थिति से। इसके साथ ही साथ सर एक और प्रश्न पूछा गया कि भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। यूपी लोक सेवा आयोग में PCS 2024 के इंटरव्यू 20 मार्च तक होंगे। 2 सेशन में इंटरव्यू किए जा रहे हैं। आयोग ने 2719 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया है। PCS मेंस की लिखित परीक्षा 29 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 तक प्रयागराज और लखनऊ के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।